गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करेंगे बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। और ये टॉपिक आपके लिए बेसिक तो है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए कुछ बेसिक टर्म्स जो है उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इलेबोरेट करेगा। और इसकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से वॉच करेंगे, तो आपको आगे चल के जो भी आपकी नेक्स्ट क्वेरीज हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। इसमें इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले हमारे को पहले पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि लॉ का सब्जेक्ट आपके लिए नया है, आपने प्लस वन प्लस टू के सिलेबस में इसको नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जितना भी हो सके बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये करा सकूं। और इसमें है कि सबसे पहले हम मीनिंग की बात करते हैं। देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली एक एग्रीमेंट है टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट। किसी भी एक्ट को करना है कि नहीं करना है, उसके लिए जो हम समझौता करते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और वो एक इट्स अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल एट लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट तभी भी बनेगा जब हम उसको लीगली बाइंड कर सकते हैं, जब इसमें दो पार्टीज होंगी, मिनिमम दो पार्टी से ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन इसमें यह है कि सबसे जरूरी बात है कि अगर हम कानूनी तौर पर इसको लागू कर सकते हैं तभी हम किसी भी ऐसे समझौते को कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अगर हम टेक्निकल भाषा में इसकी बात करें तो ये देखिए, आप सेक्शन 2 सबसेक्शन एच ऑफ द एक्ट जो है ये डिफाइन करता है टर्म कॉन्ट्रैक्ट एज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसमें आप के लिए मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि आपकी जितनी भी बेसिक जो टर्म्स आएंगी ना सारी, वो लॉ में वो सारी सेक्शन 2 में ही कवर हो जाती है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा लर्न करना। दिस डेफिनेशन इट इज टू बी लर्न बाय हार्ट। आपको इसको इसी तरह से लर्न करना है। और इसमें साफ क्लियर आपको समझ आ रहा है कि एग्रीमेंट क्या, इसमें एक एग्रीमेंट की टर्म आ रही है, पार्टीज का नंबर आ रहा है, और साथ में ये भी कि आप उसको जो है इन्फोर्सेबल करवाएंगे तभी उसको आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कह पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में आप इसको मैंने वेन डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। देखिए बेटा, इसमें आप देख रहे हैं कि एक जो है, एक जो सर्कल है वो इसमें एक एग्रीमेंट शो कर रहा है, दूसरे में लीगल ऑब्लिगेशन, और कुछ एक ऐसा एरिया है जो कॉमन है। उसमें आप देख रहे हो कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि लीगली बाउंड करते हैं पार्टीज को कि वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दें। तो ऐसे वाले एरिया में जो भी एग्रीमेंट्स फॉल करेंगे उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसका मतलब कुछ ऐसे भी एरियाज होंगे, कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट्स होंगे जो कि लीगली बाइंड नहीं करते होंगे, तो वो इस एरिया में आएंगे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी ऑब्लिगेशंस होंगी जो एग्रीमेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करती होंगी। वो कोई भी सोशल ऑब्लिगेशन हो सकती है, किसी भी तरह का और भी प्रॉमिस हो सकता है। तो ऐसी वाली लीगल ऑब्लिगेशंस या ऐसे वाले एग्रीमेंट्स जो हैं वो दोनों ही दे आर नॉट टू बी काउंटेड इन कॉन्ट्रैक्ट। इनफैक्ट ओनली द एरिया विच इज कॉमन, इसको ही हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब आगे चल के हम इसमें ये देखेंगे कि जो आपकी टर्म्स यूज हुई हैं कि एग्रीमेंट या समझौता अपने आप में है क्या, लीगल ऑब्लिगेशन का अपने आप में मीनिंग क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कौन सा एग्रीमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और वो कितने टाइम में और किस स्टेजेस से क्रॉस करके वो एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसमें नेक्स्ट मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में अपना दे सकते हैं क्वेश्चन या क्वेरी। उसको जहां तक भी हो सका मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको सॉल्व कर पाऊं। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटे फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ से हम लोग ना स्टेजेस शुरू करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। तो सबसे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में ये तो क्लियर है कि ये एक समझौता तो है सबसे पहले। और ये जो समझौता है ये एक आपस में एक वादा निभाने की बात है, इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो फिर एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस, तो वो एक वादा निभाने की बात है। अब जब वादा निभाने की बात होती है, प्रॉमिस की बात होती है, तो नेचुरली जैसे अब आपके भी फ्रेंड्स होंगे तो प्रॉमिस में एटलीस्ट दो
पर्सन्स तो चाहिए ना, दो पर्सन तो चाहिए। कोई अपने आप से प्रॉमिस करे वो एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो सकती है, लेकिन अदरवाइज जब आपने किसी से कोई काम करवाना है या किसी से कोई लेन देन करना है, तो नेचुरली आपको उसमें आप दो पर्सन्स तो मिनिमम चाहिए। तो इसका मतलब कि एग्रीमेंट क्या हो गया, ये प्रॉमिस हो गई। और प्रॉमिस क्या है, इट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। अब प्रपोजल क्या है, प्रपोजल इज एन ऑफर। आप कुछ, एक पर्सन कुछ प्रपोज कर रहा है, कुछ अपनी तरफ से कुछ ऑफर कर रहा है कि क्या ऐसे करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लाइट मूड में हम बात करें, तो एक फ्रेंड दूसरे को ये कह सकता है कि मूवी देखने चलें। तो ऐसे में अगर एक पर्सन ऑफर कर रहा है कि ऐसा करें क्या, तो दूसरा पर्सन अगर उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देता है, तो इसका मतलब वो प्रॉमिस असल में क्या है, एक एक्सेप्टेड प्रपोजल है। इसीलिए जब कभी भी किसी भी प्रॉमिस में आपस में किसी भी तरह का कोई भी कोई उलटफेर होता है, या कह लो कि अगर प्रॉमिस करी फ्रेंड्स ने और आपस में उसको पूरा नहीं किया, तो उसमें फिर आपस में इसीलिए मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, थोड़ी देर के लिए नाराजगी हो जाती है कि ऐसे किया था तो ऐसे फुलफिल क्यों नहीं किया। तो इसका मतलब कि प्रॉमिस जो है वो एक सिंपल बात से कुछ ज्यादा है। सो प्रॉमिस क्या है, एक एक्सेप्टेड प्रपोजल है। अब जब हम इन तीनों चीजों को पढ़ते हैं, इन तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, तो आपको ये नजर आता है कि दिस शोज अ लिंक बिटवीन थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स: कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस। सो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से बना, कॉन्ट्रैक्ट का जो बेस है वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का बेस प्रॉमिस है, एंड प्रॉमिस जो है वो क्या है, वो एक एक्सेप्टेड प्रपोजल है। आई होप आपको ये टर्म जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से क्लियर होगी होगी। अब इसमें इसको थोड़ा सा अगर हम डिटेलिंग में देखें कि ये कैसे बनता है, तो देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइमरली इट बिगिंस व्हेन वन पर्सन गिव्स अ प्रपोजल और ऑफर टू द अदर पर्सन। When a person makes an offer to the other person may accept it or reject it. अब इसमें ये है कि जब कोई एक पर्सन दूसरे को कोई प्रपोजल दे रहा है, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि फ्रेंड्स ने आपस में, एक ने दूसरे को बोला कि मूवी देखने चले, तो उस केस में वहां पे क्या है कि अगर एक पर्सन जो है, अगर वो कह रहा है कि मूवी देखने जाने की बात कर रहा है, तो अदर पर्सन जो है वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। कह सकता है कि हाँ चलते हैं, और दूसरी तरफ वो ये भी कह सकता है कि नहीं नहीं मेरा मूड नहीं है, या मैंने कहीं और जाना है, या कुछ भी इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बनेगा तभी जब एक पर्सन प्रपोजल देगा और दूसरा पर्सन जो है इनफैक्ट उसको एग्री करेगा। अगर वो एग्री नहीं करता है, तो नेचुरली व्हाट विल इट रिजल्ट, इट विल रिजल्ट इनटू नथिंग। सो व्हेन द ऑफर इज रिजेक्टेड इट रिजल्ट्स इनटू नथिंग, बट व्हेन द ऑफर गेट्स एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। तो फिर केस में वो फिर प्रॉमिस तभी बनेगा जब ऑफर के अगेंस्ट, ऑफर के रिजल्ट में उसकी एक एक्सेप्टेंस आ जाती है। अब इसमें आप देखिए नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट स्टेज में है कि बोथ द पार्टीज दे एक्सचेंज प्रॉमिस टू ईच अदर। दीज टू प्रोमिसेस इन वन कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब जब पार्टीज ने आपस में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि जब ऑफर को रिजेक्ट किया तब तो नलीफाई हो गया ना, सब खत्म ही हो गया। बट जब एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो गई, तो वो क्या बन गई, प्रॉमिस बन गई। अब आप अगर ध्यान से देखें कि अगर प्रॉमिस हुई है, अगर एक पार्टी ने, अगर फ्रेंड ने कहा कि चलते हैं, तो दूसरे ने कहा ठीक है, तो इसका मतलब जो वादा हुआ है, जो प्रॉमिस हुई है, दैट इज फ्रॉम बोथ द एंड्स, दोनों तरफ से हुई है। अब जब दो प्रोमिसेस आपस में होती हैं, तो इसका मतलब हम इन प्रोमिसेस को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ठीक है। और जब ये रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का जो होना है, इसको हम क्या बोलते हैं कि एक तरह से हमारा एग्रीमेंट हो गया है, एग्रीमेंट बन गया है। तो जब एग्रीमेंट बन गया है, तो एग्रीमेंट अब लास्ट स्टेज में आके कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा। एन एग्रीमेंट जो है ये कन्वर्ट तब होगा जब इसको हम कोर्ट से लागू करवाएंगे। जब एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या बन, जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो ये एक सिंपल स्टेप है कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है। तो उसके पहले के जो स्टेप्स हैं वो पूरे होने जरूरी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल टर्म्स में, सिंपल एग्जांपल देते हुए मैंने आपको बताया है।
अब ये जो पार्ट है ना, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो है ये एक्चुअली टेक्निकल डेफिनेशंस हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग दी हुई हैं। आप इसमें ध्यान में देखिए कि सारी डेफिनेशंस जो है ना इसमें, सेक्शंस जो हैं वो सारे सेक्शन 2 के अंडर दी हुई हैं और सब सेक्शंस अलग अलग हैं। और इसमें और भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप इसमें देखो इसके जो सब सेक्शंस हैं वो अल्फाबेटिकल वाइज चल रहे हैं, तो उससे इसको लर्न करना भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे देखिए कि क्योंकि हमने स्टोरी की शुरुआत करी कि पहले कोई ऑफर करता है, तो उसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये डिफाइन करता है कि ऑफर क्या है। जैसे ये डेफिनेशंस आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि आपको यू हैव टू लर्न बाय हार्ट दीज डेफिनेशंस एंड ट्राई टू मेंटेन की वर्डिंग यही रहेगी क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दर्ज की हुई है। तो नेचुरली जब क्वेश्चन आता है या कोई एमसीक्यू आता है या किसी भी ढंग से कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए भी आप इसको अगर इसी ढंग से समझ जाएंगे तो यू विल बी एबल टू ग्रास्प इट एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल इट। और जो पीछे की जो बात हमने की है वो इसके साथ बड़े आराम से लिंक हो जाती है। अब देखिए मैं डेफिनेशंस एक बार इधर से रीड कर देती हूँ। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस एन ऑफर when one person signifies or communicates his willingness to do or abstain from doing anything to obtain the assent of the other, he is said to make an offer। अब इसमें एक चीज बड़ी गौर करने वाली ये है कि जब आप एक कहते हो कि एक पर्सन अपनी विलिंगनेस देता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, सो इसका मतलब है कि आप लोग कुछ करने की तरफ भी जा सकते हैं, कुछ ना करने की तरफ भी आपस में प्रॉमिस कर सकते हैं आपस में कि हम वहां नहीं जाएंगे या हम ये काम नहीं करेंगे, है ना। तो उसमें अगर आप एक दो जाने आपस में कुछ कम्युनिकेट करके कुछ शेयरिंग करके डिसाइड कर लेते हो तो वो भी एक ऑफर और एक्सेप्टेंस ही मानी जाएगी। मतलब एक एग्रीमेंट कुछ करने के लिए भी हो सकता है और इट कैन बी फ्रॉम रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग इट और abstain फ्रॉम डूइंग इट कि हम ये नहीं करेंगे, हमने ये तय कर लिया है, ठीक है। सो इसलिए इट इज डन to do or abstain from doing anything to obtain the assent of the other, he is said to make an offer। अब अगर एक पर्सन ने सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में अगर ऑफर की है तो उसको हम जो ऑफर कर रहा है उसको हम ऑफरर भी बोल देते हैं। अब आगे देखिए को उसी तरह से सेक्शन 2 सब सेक्शन बी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस अ प्रॉमिस एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। अब उस ऑफर के ऊपर जब एक्सेप्टेंस की स्टैंप लग जाती है, मतलब अगर एक पार्टी ने ऑफर किया और दूसरे ने मान दिया, ठीक है, अपना कंसेंट दे दिया चाहे कुछ करने के लिए चाहे कुछ ना करने के लिए, तो उस केस में वो जो फिर रिजल्टेंट प्रोडक्ट है वो क्या निकल के आया कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो गई तो वो क्या बन गया, वो प्रॉमिस बन गई। एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। उसके बाद सेक्शन 2 सब सेक्शन सी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। अब जो पार्टीज हैं, मैंने जो शुरू में बात करी कि मिनिमम 2 पार्टीज तो चाहिए आपस में, एक ऑफर करेगा दूसरा एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। तो नेचुरली जो ऑफर कर रहा है उसको हम ऑफरर भी बोल देते हैं, प्रोमिसर भी बोल देते हैं, प्रपोजर भी बोल देते हैं, है ना। एंड जो दूसरी पार्टी है उसको हम प्रोमिसी भी बोल देते हैं, ऑफरी भी बोल देते हैं, है ना, एक्सेप्टर भी बोल देते हैं। सो इस सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में उन्होंने बेसिकली जो टर्म उठाई है टेक्निकली डिफाइन किया है वो है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसी। अब उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन डी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का जो टॉपिक है इससे थोड़ा सा आगे जाके डिटेल में आएगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे। यहाँ पे फॉर द अंडरस्टैंडिंग आप यहाँ पे ये ले सकते हैं कि कंसिडरेशन मीन्स कि जब कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ ऑफर करती है और दूसरा कुछ एक्सेप्ट करता है तो वो खाली पीली नहीं कर रहा है, उसके कुछ रिटर्न में आपस में कुछ उनका आपस में लेना देना है, मतलब कि एक दूसरे को ये म्यूचुअल बेनिफिट दे रहे हैं। इसका मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि दैट समथिंग इन रिटर्न, लिटरल अगर इसका मीनिंग देखें तो समथिंग इन रिटर्न इट इज टू बी गिवन बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी। तो उस केस में अगर ऐसा कुछ है, कंसिडरेशन प्रेजेंट है, तभी कोई एक पार्टी दूसरे को ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी उसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस देगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन एक्स he intends or he conveys his offer to sell his car to B for any amount like say for 50,000 or 2 lakhs or something like that, उस केस में
जो पर्सन जो अपनी कार देने की ऑफर कर रहा है उसको रिटर्न में क्या मिलने जा रहा है, उसको रिटर्न में पैसे मिलने जा रहे हैं। और जो पर्सन जो है एक्सेप्ट करता है उसकी ऑफर को एंड ही इज रेडी टू गिव मेक द पेमेंट, उसको क्या मिलने जा रहा है, उसको कार मिलने जा रही है। सो दैट मीन्स बोथ द पार्टीज आर गोइंग टू गेट समथिंग इन रिटर्न। सो उसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। So let me read out the definition for you, which is given in this section 2, subsection D. When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration. इसका मतलब कि जब एक प्रोमिसर के कहने पे प्रोमिसी या कोई और पर्सन कुछ करता है या कर नहीं करता, या मतलब उसने कुछ कर दिया या नहीं किया, या कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, या कुछ प्रॉमिस कर रहा है कि वो करेगा या नहीं करेगा, मतलब उन्होंने सब तरह की उन्होंने ना टाइम एलिमेंट को कवर कर लिया है। सब उन्होंने इसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारे टाइम एलिमेंट्स इंक्लूड कर लिए। तो अगर ऐसा कुछ समझौता हो रहा है जिसमें किसी एक पर्सन के कहने पे दूसरा पर्सन कुछ करने या ना करने की बात पर सहमति दे रहा है या कर रहा है या कर लिया होगा उसने काम वो, तो उसको हम वो कहेंगे कि वो एक कंसिडरेशन के लिए किया गया है काम। ठीक है, उसने अगर कुछ किया है तो वो एक कंसिडरेशन के लिए किया है। Next is section 2, subsection E of the Indian Contract Act. It defines agreement. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is agreement. So consideration को यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी था because agreement की जब हम definition देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि agreement में समझौते में हर वो वादा या वो वादे की जो कितनी सारी सीरीज हैं जिसमें एक दूसरे को कुछ देने की बात की गई है, तो उसको ही हम एग्रीमेंट बोलेंगे। सो एग्रीमेंट में प्रॉमिस का होना भी जरूरी है और साथ के साथ कंसिडरेशन का होना भी जरूरी है। नेक्स्ट इसमें और भी डेफिनेशंस आएंगी। अब देखिए थोड़ी सी हैं, जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इट डिफाइंस रेसिप्रोकल प्रोमिसेस विच, ये कौन सी होती हैं, promises which form the consideration or part of the consideration for each other are called reciprocal promises. This I have dealt with in the previous slides also कि जब वो आपस में एक दूसरे को कुछ देने की बात करते हैं और प्रॉमिस करते हैं और दोनों ही पार्टीज कर रही हैं तो नेचुरली इनको हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बोल देते हैं। देन आई एम स्किपिंग दिस सेक्शन 2 सबसेक्शन जी फॉर 1 minute. Let's first discuss section 2 subsection H of the Indian Contract Act 1872. It defines a contract और अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम कानूनी तौर पर लागू करवा सकते हैं उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। सो दैट मीन्स कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम लागू नहीं करा सकते उसको हम कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इसको आगे डायग्राम के थ्रू हम काफी डिटेलिंग में समझेंगे, आपको पता चल जाएगा ये है क्या। और अब आते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन जी पे। ये वॉइड एग्रीमेंट की बात करता है, मतलब इसका उलट है सेक्शन। उसने बोला है कि एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। मतलब वो एग्रीमेंट तो रहेगा लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। उसको हम कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में अगर लाना चाहते हैं तो नेचुरली उसको एनफोर्सेबल करवाना पड़ेगा। अब ये जो पीछे टेक्निकल डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी स्लाइड्स में, उसमें से जो निकल के बेसिक आया वो था कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई, उसके बाद नेचुरली प्रॉमिस की बात है। तो अब अगर हम इसमें देखें, ये डेफिनेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें आप देखें तो आपको ये नजर आएगा कि एग्रीमेंट में एक तो प्रपोजल है या ऑफर है, दूसरी तरफ एक्सेप्टेंस है, दो पार्टीज हैं, और साथ में एक ये भी चीज है कि इनमें आपस में इट इज एन आउटकम ऑफ कंसेंटिंग माइंड्स। इनमें आपस में जो है एक एक कंसेंसस एडियम टर्म यूज होती है टेक्निकल। उसका मतलब है कि दे आर थिंकिंग एंड दे आर एक्सेप्टिंग इन द सेम सेंस, एग्री कर रहे हैं। और जो वो कह रहे हैं, जैसे एक ने इशारा किया दूसरे ने समझा, वो वाली बात एक ने कहा दूसरे ने मानी, वो वाला हिसाब है, तभी वो एग्रीमेंट बना है। ठीक है, इसमें हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे कि जैसे कि आपस में सेम सेंस में सेम डायरेक्शन में आपने उसको समझ लिया, दो पार्टीज ने उसको समझ लिया, जो एक बताना चाह रहा है दूसरा उसको उसी ढंग से समझ रहा है। नेक्स्ट इज दिस डायग्राम इज एक्चुअली डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आई जस्ट वांटेड टू सिंप्लीफाई इट, जैसे कि हम
मैथ्स में करते हैं ना कि डेरिवेशंस कैसे, कौन सा फॉर्मूला कहाँ से कहाँ शुरू के कहाँ तक पहुंचा और कहाँ तक हम आंसर पे पहुंचे। तो मेरी ये कोशिश थी कि आपको ये थोड़ा सा बताया जा सके कि एक जो प्रपोजल है वो कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे जाता है। ठीक है। अब आप इसमें देखिए कि अ, जैसे प्रपोजल है तो इसमें है कि व्हेन वन पर्सन गिव्स एन ऑफर टू द अदर पर्सन। अब उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, अ प्रपोजल और ऑफर इट इज एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। सो प्रपोजल फर्स्ट स्टेज पे है, सेकंड स्टेज पे जब एक्सेप्ट हो गया तो प्रॉमिस बन गया। उसके बाद व्हेन बोथ पार्टीज एक्सचेंज प्रॉमिस तो वो एग्रीमेंट बन गया। और जब वो एग्रीमेंट इनफोर्स हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो एक बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को इस ढंग से बना भी सकते हैं, रिटेन करने के लिए इसको समझ भी सकते हैं, आपको ये याद भी रहेगा। उसी तरह से अगर हम कहते हैं ना कि जैसे मैथ्स का सम हम किसी दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो इसी तरह से कि दूसरी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि एक जो प्रॉमिस है, जैसे हम प्रपोजल को प्रॉमिस भी कहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट होगी। अब इसमें देखिए, वी हैव ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। एक्चुअली प्रॉमिस मीन्स दैट द टू पार्टीज दे आर कंसेंटिंग टू एग्री ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक्चुअली है क्या है, वो वही ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ही है। ठीक है। सो हम टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस भी बोल देंगे। And when the promise is made, when these promises they are exchanged and as consideration, because जब तक आप एक्शन में कुछ नहीं कर रहे तो उस केस में आप प्रॉमिस तो कर ही रहे हो ना कि हम लोग ये करेंगे। सो दैट मीन्स प्रॉमिस इन फैक्ट इन इटसेल्फ इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन इफ सम एक्शन इज टू बी टेकन प्लेस एट सम फ्यूचर डेट ऑफ टाइम, एट सम फ्यूचर टाइम पीरियड। तो उस केस में इसको हम एग्रीमेंट बोल देंगे। एंड एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी ला देंगे तो वो फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। मुझे लगता है कि जब इस चीज को मैंने अलग अलग फॉर्म में आपके सामने रखा है तो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको ये लर्न हो जाएगा सारा एकदम से, कि कहाँ से हम शुरू हुए, प्रपोजल से शुरू हुए। ठीक है। और उसमें उसको प्रॉमिस भी बोलते हैं, फिर वो उसके बाद ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात आई। उसके बाद हम लोग उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की बात कर रहे हैं, फिर हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। आपको लर्न हो जाएगा। अब देखो, इसमें से जो हम पीछे डायग्राम्स हमने देखे उसमें से हमने डिराइव क्या किया, कुछ डेरिवेशंस हैं जो निकल के आती हैं। सबसे पहली बात, जैसे एमसीक्यूज में या अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ऐसे स्टेटमेंट अगर सीधी सपाट आ जाए तो आपको यू आर नॉट एबल टू मेक इट, यू आर नॉट एबल टू मीन्स कम एट द कंक्लूजन कि अच्छा क्या यही था, क्या यही निकल के आएगा। अगर हम सिर्फ टेक्निकल टर्म्स की तरफ फोकस करेंगे तो सिंपल में आपको समझ आएगा। जैसे देखिए कि यहाँ सब ये क्लियर होता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अपने आप में एग्रीमेंट्स तो हैं, ये तो है, पक्की बात है। फिर उसके बाद ऑल एग्रीमेंट्स दे आर प्रोमिसेस, और नेचुरली जो सारे समझौते हैं वो वादे ही हैं एक्चुअली। ठीक है, जब वादे हुए थे तभी तो समझौते हुए, है ना। एंड देन लास्ट इज ऑल प्रोमिसेस आर एक्सेप्टेड प्रपोजल्स। अब अगर प्रॉमिस हुई है, वादा हुआ है, तो वो वादा इसलिए हुआ है कि दो पार्टीज ने आपस में कुछ करने की सहमति बनाई है, दे हैव एक्सेप्टेड। ठीक है। तो ये डेरिवेशंस अगर अलग अलग करके भी क्वेश्चन में आएंगी तो यू विल बी एबल टू जस्ट, आपको क्लिक हो जाएगा माइंड में कि हाँ ये चीज ऐसे ही है। आप वहां पे एक से दूसरा मिनट नहीं लगाएंगे सोचने में कि अच्छा ऑल एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो एग्रीमेंट्स हैं भी कि नहीं, या इसका वाइस वर्सा तो ट्रू तो नहीं है। तो ऐसे आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। अब इस लेक्चर का जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज सेकंड एसेंशियल एलिमेंट, दैट इज एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ। हम बार बार एक बात बोल रहे हैं, जैसे इसमें लिखा है, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है। तो हम कहते हैं कि एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इफ इट गिव्स राइज टू सम लीगल ऑब्लिगेशन। The common acceptance formed and communicated between the two parties must create legal relations and not merely the relations which are purely social or domestic in nature. हम कह तो रहे हैं बार बार कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब उसमें लीगल ऑब्लिगेशन आएगी, है ना। अब लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन में ये हम आगे इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे। लीगल ऑब्लिगेशन में ये आ जाता है कि अगर अगर कोई एक, जैसे दो पार्टीज में आपस में किसी तरह की कोई लीगल सहमति बनी है कोई काम करवाने की, और अगर किसी तरह से भी लीगल वो नहीं, मतलब अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए काम नहीं करती तो उस केस में जो दूसरी पार्टी है वो
फर्स्ट पार्टी को कोर्ट में स्यू कर सकती है, वहां जाके उनके साथ उसके लिए उस परफॉर्मेंस को जो है कंपल्सरी करवा सकती है। तो इसको बोलते हैं लीगल ऑब्लिगेशन, कि लीगली बाउंड कर दिया। ठीक है ना। अब देखो जैसे इसके लिए भी एक डायग्राम, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी मुझे मिली, तो मुझे लगा कि आपको ये डायग्राम के थ्रू बताना चाहिए। देखिए जैसे एग्रीमेंट है, इस तरह से अगर हम इसको हम समझें तो दो तरह से बन जाता है, एक होता है एनफोर्सेबल एग्रीमेंट और एक होता है अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। अब जो इन्फोर्सेबल है मतलब कि वो जो लीगली इन्फोर्सेबल है, जो कानूनी दायरे में आके लागू करवाया जा सकता है, जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी से परफॉर्मेंस करा सकती है। और जो कोई भी ऑल दोज इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट जिसको इन्फोर्स कराया जा सकता है, नेचुरली वो फिर क्या बनेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। नो डाउट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और भी एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, सिर्फ अपने आप में ये इन्फोर्सेबिलिटी का एलिमेंट नहीं है, और भी है इसमें। तो वो तो हम एक अलग से टॉपिक हो जाता है फिर। बाकी ये है कि अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं। अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स में क्या क्या आता है इसमें, जैसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है, या वॉइड एग्रीमेंट है। मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट नहीं करते, लेकिन हम उनको ये तो बोलते हैं ना कि वो एग्रीमेंट तो रहते हैं ना। तो वो एग्रीमेंट कौन से वाले रह जाते हैं, मतलब या तो वो डोमेस्टिक कोई रिलेशन में से निकला होगा, या कोई सोशल रिलेशंस में से निकला होगा, या वो अदरवाइज ही वॉइड होगा। वॉइड एग्रीमेंट की अभी हमने डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में हमने पढ़ी थी, है ना। तो अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको ले बताती हूँ कि जैसे डोमेस्टिक जो एग्रीमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट में ये है कि वेन एवर टू पर्सन दे एंटर इन टू एन एग्रीमेंट, they must have a common intention to enter into a legal relationship. In its absence, a contract does not comes into existence. अब इसमें ये है कि बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस बहुत ही कॉमन है, लीडिंग केस है। इसमें हस्बैंड और वाइफ का आपस में कोई मतलब किसी तरह की किसी एग्रीमेंट हुआ, लेकिन वो लीगल एग्रीमेंट नहीं था। तो चलो आपको इस लेवल पे आके इन केस की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, बट उन्होंने एक एग्जांपल देके ये बताया कि जब एक हस्बैंड और वाइफ की आपस में किसी बात पर कोई एग्रीमेंट हुआ जो कि लीगली बाउंड नहीं है, जिन्होंने उन्होंने शुरू में ये नहीं बोला कि अगर हम लोग एक दूसरे की कही हुई बात को नहीं मानेंगे तो हम एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जाके सू कर सकते हैं, या उसको हमने जिसे बोलते हैं ना कि हमने किसी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट पे नहीं उसको कुछ लिखा, कुछ आपस में कुछ एक्सपेंसेस की पे करने की बात हुई, और बाद में जाके वो अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक्सपेंसेस बियर नहीं कर रही है, और वो हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है आपस में, तो अगर वो नहीं, तो फिर उस केस में उसको उसके खिलाफ जो है सूट फाइल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह की कोई जो लीगल बाइंडिंग थी वो दो पार्टीज में आपस में नहीं थी, वो आपस में एक हस्बैंड वाइफ की आपस की एक सहमति थी, एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशन में से सहमति थी। तो ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं है। तो नेक्स्ट इज बेटे सोशल एग्रीमेंट्स। अब इसमें देखिए, वी एज मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी में एग्री टू डू समथिंग which may not be backed by any legal enforceable intentions. Such instances do not constitute a contract and make parties legally liable to each other. अब इसमें सोशल एग्रीमेंट्स में ये है कि जैसे एक तो होगी रिलेशन, वो जो हमने पीछे अभी पढ़ा वो था डोमेस्टिक एग्रीमेंट, मतलब एक रिलेशन है। और सोशल एग्रीमेंट में ये है कि हमारा आपस में कोई इस तरह का रिलेशन नहीं है, बट लाइक मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे हम कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, अगर या पड़ोसी हो सकते हैं, इस ढंग से अगर हम कोई वी डिसाइड वी लाइक वी एग्री फॉर समथिंग और बाद में हम उसको नहीं पूरा कर रहे हैं, तो उस केस में हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं कि वी आर लीगली लायबल टू ईच अदर। इसमें एक एग्जांपल है, जैसे देखिए मुकेश इनवाइट्स, अब इसमें यह है कि एक फ्रेंड ने दूसरे कोई भी नाम, जैसे मुकेश ने विजय को इनवाइट किया डिनर पे अपने घर, और विजय ने कहा ठीक है हम लोग खाना खाने आएंगे। तो ये एक सोशल एग्रीमेंट, अगर विजय नहीं आ पाता है और मुकेश को बाहर जाना पड़ गया, वो अवेलेबल नहीं है डिनर टाइम पे, कोई काम आ गया, तो इस केस में पार्टी जो है एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकती हैं कि भाई तुमने अपने उसमें प्रॉमिस जो है वो नहीं फुलफिल की। अब क्योंकि इसमें कोई लिखित कोई दस्तावेज थोड़ी आपस में हुआ था किसी भी तरह से, ये प्योरली सोशल एग्रीमेंट था कि ठीक है कि हम लोग इकट्ठे बैठेंगे मिलेंगे। तो अब अगर इसमें कुछ भी दस्तावेज उसमें लिखा जाता कि हाँ अगर ऐसा हो, तो वो तो फिर प्रॉपर उसमें स्टैम्प पेपर पे होता है ना, कि अगर मैं इसको ऐसा कुछ देने का वादा कर रहा हूँ और अगर नहीं दे पाया तो फिर मैं लाइबल रहूंगा। तो इस तरह की चीजें होती हैं।
और जो लास्ट है थर्ड इज, वो है वॉइड एग्रीमेंट। अब इसमें यह है, एन एग्रीमेंट कैन बिकम अ वॉइड एग्रीमेंट ड्यू टू मेनी रीजंस सच एज एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन एक्सेट्रा। अब मैंने इसमें सिर्फ एक एग्जांपल लिया, दैट इज एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन। और भी एग्जांपल्स हैं जैसे जो आप आगे आप ही पढ़ेंगे। तो अभी क्योंकि आज हमने इस लेक्चर में कंसिडरेशन की बात करी, तो इसलिए मैंने आपको कंसिडरेशन का एग्जांपल इसमें दे दिया। इसमें है कि एक एग्रीमेंट इसलिए भी वॉइड हो जाता है क्योंकि हम बेसिकली बोल रहे हैं कि जब दो पार्टीज आपस में किसी बात के लिए एग्री करती हैं कि हम वादा करें एक दूसरे के साथ, तो हम उसमें हम कुछ पे करेंगे। नहीं, तो पे का मतलब समथिंग इन रिटर्न हम कुछ देंगे, नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, इवन इन काइंड भी दे सकते हैं कि हम एक दूसरे को कुछ देंगे। एक जाना दूसरे को परफॉर्मेंस दे रहा है, दूसरा उसके बदले में उसको कुछ दे रहा है। तो अगर ये वाली कंसिडरेशन का एलिमेंट नहीं है तो उस केस में एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाता है। क्योंकि अगर किसी को कुछ देने की बात आपस में दोनों तरफ से नहीं हो रही है तो वो तो एग्रीमेंट है ही नहीं है, वो समझौता है ही नहीं है, तो इसलिए उसको फिर हम लागू करवा ही नहीं सकते। इसके बिना और भी रीजंस हो सकती हैं किसी भी एग्रीमेंट को वॉइड कराने के लिए। जैसे हम कहते हैं कि 18 ईयर्स से जो छोटा होता है, जैसे माइनर है, तो उस केस में भी उसके साथ कोई एग्रीमेंट होगा तो उसको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते, कानूनी दायरे में वो नहीं आएगा। तो कानून जो है उस केस में माइनर का सपोर्ट करेगा। माइनर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो वो कहेंगे कि वो तो अभी एलिजिबल ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, है ना। तो इसलिए ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं इनको हम उसमें वॉइड एग्रीमेंट्स में लेते हैं। दिस इज गिवन इन सेक्शन 2 सबसेक्शन जी। सो ये जो सारे एग्रीमेंट्स हैं, अब इसके बाद एक एक बड़ी कॉमन सी बात आ जाती है जो आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी दे देगी। अब आपने पढ़ लिया कि एग्रीमेंट कौन कौन से होते हैं, और सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। अब एक इसका मतलब आपने पढ़ा, एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, एक सोशल एग्रीमेंट्स है, एक वॉइड एग्रीमेंट्स है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाउ द फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन you must be able to answer this, like will all agreements give rise to a contract? क्या सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में रिजल्ट करेंगे? अब इसको अगर हम एक बार पढ़ जाएं तो उसमें ये निकल के आता है, एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो ये तो बेसिक बात है जो शुरू से हमने शुरू करी थी कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब उसके साथ कुछ लीगल ऑब्लिगेशन होगी। एग्रीमेंट जो है इट कैन बी अ सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन, ये भी हमने अभी पढ़ लिया। एन एग्रीमेंट गिविंग राइज टू अ सोशल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज व्हाई ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आपने जब पीछे स्लाइड्स में देखा था उसमें था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। सो ऑल एग्रीमेंट्स आर not contracts. Only that agreement which is enforceable at law is a contract. An agreement which is not enforceable at law कैनॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो इन्फोर्सेबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। एंड दस द टर्म एग्रीमेंट इज मोर वाइडर इन स्कोप देन कॉन्ट्रैक्ट। अब आपको इसमें ये भी समझ आ गया कि जो एग्रीमेंट है वो अपने आप में एक वाइडर टर्म है, क्योंकि एग्रीमेंट में वो सारे एग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं जो इन्फोर्सेबल हो भी सकते हैं, वो फिर कन्वर्ट होके कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, और वो भी जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, मतलब जो इन्फोर्सेबल नहीं है। सो मतलब एग्रीमेंट जो है एक वाइडर टर्म है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। सो टू कंक्लूड, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस enforceability एट लॉ। सो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। आपको क्लियर हो गया होगा आज का जो बेसिक टॉपिक था। और इसमें जो कुछ भी आपको किसी भी तरह से कोई भी अगर दिक्कत हो रही हो या कोई भी क्वेरी हो या आपको कुछ भी समझ ना आया हो, तो यू यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट्स में अपनी क्वेरी जो है वो डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू द आंसर, पूरा सपोर्ट रहेगा। हम पूरी एक टीम बनकर एक नई जर्नी की शुरुआत करें और अपनी टीचिंग लर्निंग को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएं। और जैसे जैसे जो लॉ का सब्जेक्ट है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते जाएंगे सिंप्लीफाई तरीके से समझ के, तो आपको हर तरह की जो टर्म है क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। माई बेस्ट विशेज आर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू।